बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ेंगे और पाकिस्तान स्टडीज़ का पहला चैप्टर है। आपकी ये न्यू बुक है, इसका एडिशन 2021 है। पाकिस्तान की नज़रियाती असास, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर सबसे पहले हमने समझना है कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास के अंदर व्हाट इज़ पाकिस्तान की नज़रियाती असास क्या है, आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या हैं। उसके लिए इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। ठीक है, नज़रिया क्या चीज़ होती है। अब इंग्लिश टेक्स्ट की मुझे मार्केट से बुक नहीं मिली, जो भी बुक मुझे मिली है इसका प्रिंट इतना अच्छा नहीं है, बट मैंने फिर भी इसको परचेज़ कर लिया। ये देखिए यहाँ पर कि आइडियोलॉजी इंग्लिश और उर्दू दोनों स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले समझना है कि आइडियोलॉजी है क्या। आइडियोलॉजी बेसिक एक थिंकिंग का नाम होता है। मैंने आप ये देखिए, जब ये एक पेंसिल है, जब ये पेंसिल नहीं थी तो ये कहाँ पर होती है, हमारे जहन में थी कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे लिखा जाए। ठीक है, होनी चाहिए जिससे लिखा जाए। ये ख़्याल आया, ये सोच आई, इसको हम कहेंगे नज़रिया। उसके बाद फिर हमने इसके इंग्रेडिएंट्स रेडी किए। इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के बाद देन जाकर इसको हमने इसका प्रैक्टिकल किया और फिर ये हमारे सामने मंजर आम पर आई। इसी तरह ही हमारे लिए हमारे जहन में एक सोच आई कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना बसर कर सकें। तो तब हमारे जहन में आया पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए। पाकिस्तान पहले कहाँ पर था, सोच में था, नज़रिए के अंदर था कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसके अंदर हम अपनी आज़ादाना ज़िंदगी को गुजार सकें। तो ये एक्चुअली नज़रिए की दरअसल डेफिनेशन है, वैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखें, आइडियोलॉजी आइडिया से निकला है। द आइडिया ऑफ अ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन टू अचीव एनी पर्पज़। किसी भी पर्पज़ को अचीव करने के लिए जो आइडिया जो डिज़ाइन किया जाता है उसको आइडिया कहते हैं। एग्री टू कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ अ नेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। ठीक है, एक इज्तमाही सोच जो होती है, कलेक्टिव थिंकिंग होती है किसी भी पर्पज़ को, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। तो वो क्या कहलाती है, वो नज़रिया कहलाती है। यहाँ पर देखें, नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है, जबकि इस्लाही मानों में नज़रिए की तारीफ़ ये है। अब नज़रिए की डेफिनेशन आपने ये मार्क कर लेनी है, पहली वाली, दूसरी वाली और देन ये जो लास्ट पर है, क्योंकि यही आपको समझ आएगी, यही आसान डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले क्या है, किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, जो फ़िक्र और जो नक्शा उभरता और कायम होता है, क्या कहलाता है, नज़रिया कहलाता है। सबसे पहले क्या है, किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, जो फ़िक्र और जो नक्शा, तीनों चीज़ें इज़ कॉल्ड थिंकिंग। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नज़रिया क्या होता है, सोच होती है। तो किसी भी चीज़ को वजूद में लाने के लिए जो सोच हमारे जहन में आती है वो क्या कहलाती है, नज़रिया कहलाती है। उसके बाद किसी भी शय के मकसद के लिए, किसी भी शय के मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर ही, किसी भी शय को, द आइडियोलॉजी ऑफ अ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन टू अचीव एनी पर्पज़। किसी भी सोच को हासिल करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए जो हम एक कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करते हैं वो क्या कहलाती है, आइडियोलॉजी। उसके बाद है नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी जाए। इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, कोई भी सोच, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हम अपनी लाइफ में डिज़ाइन देना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी बेस रखी जाती है थिंकिंग के ऊपर। ठीक है, तो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, मसलन ख्वाह वो सियासी हो, माशरती हो और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई भी जो लाया अमल बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडियोलॉजी मीन्स सच अ प्लान और अ प्रोग्राम एज अ बेस्ड अपॉन फ़िलासफ़ी। ठीक है, जो ऐसा प्लान और प्रोग्राम होता है जो बेस्ड करता है फ़िलासफ़ी के ऊपर, एंड एप्लीकेशन टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। और तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो एप्लीकेशन होती है वो आइडियोलॉजी कहलाती है। उसके बाद बेटा हमने आज से सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है, अपनी एक्सरसाइज को देखें।
एक्सरसाइज के अंदर जो आपका सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आज, नज़रिए के माखज़ और अहमियत वाज़ह करें, ठीक है। सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। तो सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी कितने हैं? देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। द फर्स्ट वन इज़ कॉमन रिलीजन, मुश्तरका मज़हब। उसके बाद है कॉमन पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, मुश्तरका सियासी मकासद। कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपकी इंग्लिश की बुक के अंदर भी सेम है, ठीक है। रिलीजन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड है यहाँ पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और देन है कॉमन इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और देन कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर समझे सबसे पहले कि मुश्तरका व्हाट इज़ कॉमन रिलीजन क्या चीज़ होती है, मुश्तरका मज़हब क्या चीज़ है। कि मज़हब इज़ नॉट अ सेट ऑफ वर्शिप, ठीक है, ये चंद इबादत का मजमुआ नहीं होता, बल्कि बेटा ये मुश्तरका ये नज़रिया किससे बनता है? इन 5 चीज़ों से बना था कि जब किसी कौम का मज़हब एक जैसा होगा तो उनका नज़रिया भी एक होगा, अगर उनके सियासी मकासद एक होंगे तो उनका नज़रिया भी एक होगा, उसके बाद अगर किसी के ये जो पॉलिटिकल पर्पस है वो एक होगा तो उसकी आइडियोलॉजी भी एक होगी, अगर किसी के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेम होंगे तो उनकी आइडियोलॉजी होगी। और सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सारे एक ही थे। उसके बाद है कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स, अगर किसी का कल्चर एक है तो ऑब्वियसली उसका आइडियोलॉजी भी एक ही होगी। अब हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं कि मज़हब महज इबादत का मजमुआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में कई हिंदू तहरीकें आई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्य समाज थे, बरहुम समाज थे, जिनका मकसद हिंदुज़म की इशाअत और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। इस वजह से हमने क्या किया कि 1937 टू 1939 में हमने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखना, पहचान को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, रिलीजन इज़ नॉट मेरली अ सम ऑफ वर्शिप, ठीक है, सेट ऑफ वर्शिप भी कहते हैं, सम ऑफ वर्शिप भी कहते हैं कि क्या है, इबादत का मजमुआ नहीं है, बल्कि बट इट इन्फ्लुएंसेस द इंटायर सोशल लाइफ, के पूरी समाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है किसी नेशन के, ओके। उसके बाद है द कांग्रेस राइम, ये देखें वही कि कांग्रेस के एरा में हमने 1939 में हमने एक आइडिया बनाया जिसकी वजह से कि हम इट वाज अ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मुस्लिम इन द यूनाइटेड हिंदुस्तान टू मेंटेन देयर रिलीजियस रिकग्नाइजेशन एंड आइडेंटिटी। तो क्या था कि उसके अंदर बरकरार रखना हमारे लिए मुश्किल हो रही थी। उसके बाद है कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि अगर किसी कौम के जैसे मुसलमानों के सियासी मकासद एक थे तो इस वजह से हमारा जो नज़रिया था वो भी एक ही था। सियासी मकासद के बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जदोजहद की। अंग्रेज़ों के आने से पहले बरसगीर पाको हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा था, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों को इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। तो चूंकि मुसलमान थे ही आबादी के लिहाज से बहुत कम थे, तो इस वजह से मुसलमान हमेशा अक़लियत में रहकर इसलिए उनको बहुत थोड़ा हिस्सा मिलना था। इसलिए मुसलमानों ने चाहा कि हम अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक करें और एक मुल्क को हासिल करें, और उसके बाद फिर एक आइडियोलॉजी बनी थी जिसको हम नज़रिया कहते हैं। उसके बाद है कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसी बात है, बतौर मुस्लिम हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंग्रेज़ों का दौर आ गया था, इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे उलमा कराम ने अपना जो रिएक्शन था वो दिया था कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को नहीं सीखेंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वगैरह वगैरह। उसके बाद कॉमन इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1857 की जब जंग हुई थी तो अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों की बात समझाने में कामयाब हो गए थे कि जंग की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था। मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा कि मुसलमान आपको दोबारा डिप्राइव करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अंग्रेज़ों का जो था रिएक्शन वो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा अजीब होता आया था। इन दिस सिचुएशन बिजनेस एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मुस्लिम्स वर एंडेड। इस वजह से क्या हो गया, इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थी बिजनेस और ट्रेड में वो मुसलमानों के लिए
ख़त्म होगी। बट दे डिड नॉट लीव देयर आइडियोलॉजी, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को नहीं छोड़ा। उसके बाद है कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव आर ऑल्सो द रीज़न ऑफ फॉर इस्टेब्लिशिंग अ नेशंस आइडियोलॉजी। ठीक है, जैसी बात है, कल्चर एक मेन चीज़ होता है किसी कौम को एक करने में या उसकी आइडियोलॉजी बिल्डअप करने में। उर्दू वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज व्हेन द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। ठीक है, उस वक्त इंडिया उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जब ब्रिटिश ने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था। उसके बाद बेटा वहाँ पर ये झगड़ा शुरू हो गया था कि हिंदू ये चाहते थे, हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वहाँ पर हिंदी ज़ुबान को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, जबकि मुस्लिम डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी। दिस एक्शन ऑफ हिंदूज stressed Muslims that they cannot maintain their identity in the United India. Is it clear? I hope कि आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले कॉमन रिलीजन, किसी भी कौम का अगर रिलीजन एक होगा तो वो कौम की आइडियोलॉजी भी सेम होगी। उसके बाद पॉलिटिकल पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हैं, दीज आर मेन सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी कि आया आइडियोलॉजी को हम पढ़ें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। आइडियोलॉजी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल थिंकिंग। आइडियोलॉजी क्या करती है कि जो लोगों की सोच होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। आइडियोलॉजी डिस्क्राइब द ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच अदर, कि आइडियोलॉजी इंसानों के जो हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं उसके बारे में हमें आगाह करती है। आइडियोलॉजी हेल्प्स टू यूनाइट द नेशन। आइडियोलॉजी कौम का मुत्तहिद रखने में मुआवन साबित होती है। अब यही जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज़, आपने उसी को ही सिर्फ याद करना है और अपनी बुक्स पर भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको दोबारा से देख लें, यहाँ पर जो लाइनें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपने सारा करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैंने सारा किया हुआ है, इसको भी मैंने सारा किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सिर्फ इस पैराग्राफ को आपने याद करना है। इसके बाद एक और पैराग्राफ है जो नेक्स्ट पेज पर है, इसके अंदर इंपॉर्टेंस के अंदर ये पैराग्राफ क्या है कि नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती है कि नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया ही कौम को मुत्तहिद यानी इकट्ठा रखने में मददगार साबित होता है और नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। उसके बाद है नज़रिया इनकलाब को, इस लाइन को रहने दीजिएगा। उसके बाद है नज़रिया इंकलाब को जन्म देता है और इसकी वजह से नई राहें खोलता है। देखें, द आइडियोलॉजी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ स्ट्रगल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंश्योर्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और आइडियोलॉजी नज़रिया क्या करता है, क्रिएट अ सेंस ऑफ स्ट्रगल की सेंस को बनाता है टू अचीव, और किसी मकासद को हासिल करने के लिए, और उसके बाद उस मकासद के हसूल की जो अचीवमेंट्स होती हैं उसको इंश्योर करता है। आइडियोलॉजी गिव्स राइज टू रेवोल्यूशन एंड इट्स ओपन अप न्यू एवेन्यूज, और इंकलाब को जन्म देता है और इसके लिए इसकी वजह से नई राहें खोलता है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर है बेटा, यहाँ से आपने अगेन से करना है कि इसी तरह ही बरसगीर पाक व हिंद के अब नज़रिया देखें किसी भी कौम को मतलब उसके मसावी हकूक़ फराहम करता है। बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जिदोजहद शुरू की तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा कर दी और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पीछे, पसपर्दा कहते हैं पीछे, तारीख़, रवायात, रस्म व रवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर शामिल होते हैं और यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। इज़ इट क्लियर? उसके बाद है यहाँ पर व्हेन द मुस्लिम्स ऑफ द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड स्ट्रगल ऑफ देयर social and political rights due to the cruel attitude of the British and the Hindus that created a wave of freedom in Muslims, and there arose the ideas of a separate homeland for them. Therefore इसी वजह से we can say that the elements behind every ideology के जो हर ideology के पीछे जो नज़रिया होता है, elements होते हैं, वो है history, tradition, customs, टेम्परामेंट, साइकोलॉजिकल एंड रिलीजन, मज़हब होता है। दीज एलिमेंट्स हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है, मार्क कर लें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ से लेके बॉयज़ एंड गर्ल्स
पेज नंबर 2 से लेकर यहाँ से लेकर ये पेज नंबर 4 के लास्ट तक, यहाँ तक। ओके, इसी तरह ही आप लोग की इंग्लिश टेक्स्ट बुक मेरे पास नहीं है तो आपने सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी और ये इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी देख लें, सिर्फ इसी को ही अंडरलाइन करना है आपने, यहाँ से देख लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।